नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा निर्णय, नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा करेगी राज्य सरकार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 17 नए जिले और 3 संभागों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 5 मंत्रियों की उप समिति नए सिरे से अब जिलों की समीक्षा करेगी। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, वित्तीय और अन्य सभी मामलों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से निर्णय किया जा सकता है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से यह बड़ा निर्णय किया गया है। भजनलाल सरकार एक एक करके गहलोत सरकार में लिए गए तमाम फैसलों की समीक्षा कर रही है, एक के बाद एक। और अब आपको बता दें कि नए जिलों की समीक्षा करने का भी निर्णय सरकार की तरफ से किया गया है। इसे लेकर के एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद सरकार इस पर कार्यवाही करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा करने का निर्णय राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि भजनलाल सरकार नए जिलों की समीक्षा करेगी। 5 मंत्रियों की उपसमिति नए सिरे से समीक्षा करेगी, जिसमें प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, वित्तीय और अन्य सभी मामलों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। ये मंत्रिमंडलीय उपसमिति राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार नए सिरे से सब कुछ तय कर सकती है। इसकी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, 17 नए जिले गहलोत सरकार की तरफ से बनाए गए थे। उस दौरान तत्कालीन सरकार ने बड़ा निर्णय किया था और 3 संभागों का भी गठन किया गया था। इसे लेकर के अब भजनलाल सरकार समीक्षा करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर है। राकेश, क्या बड़ी अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए हेमंत, ये बहुत बड़ा निर्णय भजनलाल सरकार का है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गहलोत सरकार ने जो है इन जिलों का गठन किया था, संभागों का गठन किया था, इसमें कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को लेकर के महत्वाकांक्षाएं जो पूरी की गई थी, जिस तरीके से डिमांड थी, और चूंकि जिस तरीके के आरोप उस समय भी लगाए गए थे और ये कहा जा रहा था कि न तो इनके जो प्रशासनिक, क्षेत्रीय और वित्तीय जो संसाधन हैं उनके हिसाब से जिलों का गठन सही प्रकार से नहीं किया गया है। इनका सीमांकन जो किया गया था, क्षेत्राधिकार जो निर्धारित किए गए थे, उनमें कहीं न कहीं राजनीतिकता की बात भी सामने थी। तो सरकार नए सिरे से सभी जो 17 नए जिले हैं और 3 जो संभाग बनाए गए थे उनकी नए सिरे से समीक्षा करवाएगी। इसको क्या माना जाए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए खोलकर के बताइए राकेश। क्या सरकार समीक्षा के दौरान जो 17 नए जिले बनाए गए थे, 3 नए संभाग बनाए गए थे, उनमें सीमा परिवर्तन कर सकती है? उनमें से जो जरूरी नहीं है उनको वापिस से खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली सरकार ने खास तौर पर अपनी जरूरतों के हिसाब से जो सीमाएं गठित की थी और उनमें जैसे दूदू एक पंचायत समिति से सीधे जिला बना दिया गया था, जबकि आसपास के कई और जो क्षेत्र थे जहां पर जिला भी बनाया जा सकता था और वहां बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन चूंकि उस समय की जो राजनीतिक सरकार की महत्वाकांक्षा थी वो दूदू को बनाने की थी, तो क्या इस तरीके के और जो अन्य जिले हैं उनकी जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं उनको लेकर भी खुलकर विरोध सामने आया था। अब सरकार चूंकि इनके क्षेत्राधिकार के साथ साथ इनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जो वहां के लोग हैं, वहां की जनता है, उसके हिसाब से किस तरीके से सही साबित हो, इसको लेकर के जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है ये इसकी पूरी जांच करेगी, फिर रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें राजस्व विभाग, प्रशासनिक विभाग, अन्य विभागों की पूरी राय ली जाएगी। फिर जो है नए सिरे से सरकार सभी नए जिलों पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन क्या ये टेक्निकली तौर पर संभव है राकेश कि जो 17 नए जिलों का गठन किया गया था उनमें क्षेत्राधिकार को तो बदला जा सकता है, सीमाएं बदली जा सकती हैं, वित्तीय मामलों को लेकर के समीक्षा हो सकती है, लेकिन क्या जो नए जिले बनाए गए थे उनमें से कमी की जा सकती है जिलों में?
बिल्कुल संभव है, चूंकि सरकार कैबिनेट के जरिए जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हमारे संविधान में दी गई है नए जिलों के गठन को लेकर के, उसके अनुरूप जो है मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर एक वैधानिक तरीके से इस मामले को विधानसभा में कैबिनेट में रख सकती है और फिर नए सिरे से जिन संभागों की जरूरत नहीं है या जिलों की जरूरत नहीं है, उनको जो आसपास के जिले हैं उनमें फिर से शामिल किया जा सकता मर्ज है, कर कुछ सकती जिलों है। को विलोपित किया जा सकता है। और यह भी हम जानना चाहते हैं कि ये जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई गई है वो क्या कोई एक टाइम बाउंडेशन रखी गई है, समय सीमा रखी गई है कि इतने समय में रिपोर्ट दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए अभी सरकार ने ये उपसमिति बनाई है और समय सीमा निर्धारित नहीं की है, लेकिन चूंकि सरकार का निर्णय है और जल्द ही उपसमिति जो इसमें अपनी रिपोर्ट देगी, संभवतः चूंकि बजट सत्र सरकार का आने वाला है और उसमें सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी, इसलिए तो आदेश जारी किए गए हैं। इसमें जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं अर्पणा अरोड़ा, उनके द्वारा समय नहीं बताया गया है, लेकिन विधानसभा के सत्र से पहले ये उपसमिति अपनी रिपोर्ट रख सकती है और विधानसभा में बिल्कुल बिल्कुल राकेश, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि जो 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है जिनको लेकर के ये मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है, उसमें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं उद्योग और वाणिज्य विभाग के मंत्री, और कन्हैयालाल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री, हेमंत मीणा हैं राजस्व विभाग के मंत्री और सुरेश सिंह रावत हैं जल संसाधन विभाग के मंत्री। जी बिल्कुल, देखिए तो ये समिति बनाई गई है, निश्चित तौर पर ऐसे मंत्री हैं चूंकि जल संसाधन, कृषि, राजस्व, ये सब ऐसे मामले हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, तो जो इन विभागों से सभी अधिकारी अपनी रिपोर्ट लेंगे, साथ ही जो वहां की जनता की आवश्यकता और वहां के प्रशासनिक अधिकार या उनको ऐसी असुविधा ना हो जिसके जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण गठित कर दी गई थी। यानी सरकार अब इस दिशा में नए सिरे से सोचेगी कि जो जिले गठित किए गए हैं उनका जो सीमांकन निर्धारित किया गया है, उनके जो प्रशासनिक क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और वो जनता के अनुकूल हैं या नहीं, या फिर जो बेहतर वहां की जनता के लिए हो सकता है, वहां जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे राय मशुरा करने के बाद सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। लेकिन राकेश, क्या इस पर देखिए बड़ा फैसला है ये, जिसे लेकर के विपक्ष भी हमलावर हो सकता है, क्योंकि तमाम तरह की सुविधाएं देने का दावा कर दिया गया था, तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर से इन 17 जिलों में काम करने लगे हैं, पूरा प्रशासनिक ढांचा खड़ा होने लगा है। ऐसे में ये सरकार का निर्णय क्या पक्ष और विपक्ष में आपसी टकराव का, आरोप प्रत्यारोप का कारण बनेगा? बिल्कुल, देखिए ये सरकार का विशेषाधिकार सरकार के पास सुरक्षित है और वैधानिक तरीके से इस मामले को फिर से करवाया जा सकता है, क्योंकि जो सरकार ने फैसले लिए थे, ये सभी जिलों का और संभागों का गठन किया गया था, ये चुनाव से एन वक्त पहले था, तो इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक चश्मे से भी देखा गया था, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस उस समय सरकार, जो तत्कालीन सरकार थी, वो अपने हिसाब से। बिल्कुल राकेश, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है ये और इस पर अपडेट हम लेते रहेंगे। और इसी बीच कुवैत हादसे को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है इस पूरे हादसे को लेकर के और चिंता जाहिर की है, दुख व्यक्त किया है। बैठक में पीएम ने हालात की समीक्षा भी की है। विदेश राज्य मंत्री कुवैत का दौरा करेंगे, ये निर्णय किया गया है। हालांकि दिन में ही प्रधानमंत्री की ओर से निर्देशित कर दिया गया था। कुवैत आग में अब तक 49 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है और इस बैठक को लेकर के जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सभी जो 49 मृतक हैं वो भारतीय हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं अभी व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तय किया गया है कि विदेश राज्य मंत्री कुवैत का दौरा करेंगे, वहां के हालात को लेकर के जानकारी लेंगे। भारत सरकार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है विस्तृत तौर पर इस आग हादसे की कुवैत में हुए और इसे लेकर के कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए हैं। यह बड़ा हादसा जहां पर अब तक 49 लोगों की मौत की खबर मिल रही है कुवैत में, और यह माना जा रहा है कि जो 49 लोगों की मौत हुई है वो तमाम भारतीय हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जहां पर बड़ी तादाद में भारतीय मजदूर वहां पर जो नौकरी करने गए हुए थे वो यहां पर रह रहे थे। और जो तस्वीरें इस आग को लेकर के सामने आई वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि इस बैठक में हालात को लेकर के समीक्षा की है।
भारत सरकार ने कुवैत दूतावास में भी संपर्क साध लिया। तुरंत जैसे ये घटना हुई उसके बाद से एक आपात बैठक प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने विदेश विभाग से और विदेश मंत्री के साथ साथ पूरे प्रशासनिक अमले से भी जानकारी ली है। तो पीएम मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। विदेश मंत्री जयशंकर से भी उन्होंने विस्तृत तौर पर जानकारी ली है। प्रशासनिक अधिकारी भी विदेश विभाग के मौजूद रहे और इसी दौरान प्रधानमंत्री को पूरे हादसे की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि यह बड़ा हादसा कुवैत में हुआ है, जहां पर अब तक 49 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। और अब बात करेंगे राजधानी जयपुर के सचिवालय में आग से मचे हड़कंप की। जयपुर में सचिवालय में आग लगने से अफरा तफरी देखी गई और ये आग सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग संपदा में लगी थी, यानी कि जीएडी में लगी थी। और इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची मौके पर। आग पर समय रहते काबू पाया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस दौरान सचिवालय कर्मचारियों ने भी सतर्कता दिखाई, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि कितना नुकसान हुआ है इसे लेकर जानकारी अभी और आना बाकी है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जैसे ये आग लगी, सचिवालय में हड़कंप मच गया। अचानक आग लगने की सूचना मिली। सूचना के उपरांत सभी को सूचना कर दी गई और थानाधिकारी महोदय को भी सूचना कर दी गई। उन्होंने तत्परता से कार्य किया और हमारी टीम जो इलेक्ट्रिक वाली है उन्होंने भी तत्परता से काम किया। अब जो भी आगे पता चलेगा किस कारणवश ये आग लगी है उसको हम देखें। कहाँ पर लगी थी आग? जीएडी ग्रुप सामान्य प्रशासन ग्रुप 3 में आग लगी है। अब इसके कारणों को हम देख रहे हैं। कोई नुकसान हुआ इसमें? किसी को लगी? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और चलिए बात करेंगे न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर होने की, और दमदार असर हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल कंटीजेंसी प्लान में भ्रष्टाचार पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। जयपुर में कंटीजेंसी प्लान में भ्रष्टाचार को लेकर के 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई जलदाय विभाग प्रशासन की तरफ से सहायक अभियंता उषा चौधरी, जेएन अक्षय कुमार पर मुख्य अभियंता प्रशासन ने की है। आपको बता दें कि कंटीजेंसी प्लान में बड़े पैमाने पर अनियमितता की खबर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई थी। घटिया गुणवत्ता के पाइप लगाकर के भ्रष्टाचार को उजागर किया था और इसके बाद विभाग जागा है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यह अनियमितताएं दरअसल क्वालिटी कंट्रोल टीम की जांच में सामने आई और विभागीय जांच में दोनों अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सवाल पूछे थे कि आखिरकार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कब होगी। इस पर एक्शन लिया गया है। सहायक अभियंता उषा चौधरी को सस्पेंड किया गया है। जेएन अक्षय कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी। तो वहीं करप्शन के खिलाफ एसीबी एक्शन मोड में और प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में अपेक्स बैंक के एमडी भोमाराम के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम की तरफ से टीम ने नागौर जिले के खींवसर में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया, जिससे भोमाराम के ठिकानों से जुड़ा माना जा रहा है कि भोमाराम की पत्नी के नाम ये जो है वो पेट्रोल पंप है। भोमाराम फिलहाल एसीबी की गिरफ्त में बताया जा रहा है। इस छापे में बेशकीमती संपत्ति का खुलासा हुआ है। इस छापे के दौरान 7 भूखंड के पट्टे मिले हैं। सोने चांदी के जेवरात इस भोमाराम के पास से मिले हैं। अकूत संपदा इसने भ्रष्टाचार से काली कमाई करके कमाई वो सामने आई है। खींवसर में भोमाराम की पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति मिली। इसके अलावा भोमाराम की पत्नी के नाम पर पेट्रोल पंप और निर्माणाधीन होटल भी मिला है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में गलत किडनी निकालने के मामले को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। आखिरकार डॉक्टर संजय धनखड़ पर कार्रवाई की गाज गिरी है। डॉक्टर धनखड़ समेत कुल 8 चिकित्सकों का पंजीयन निरस्त किया गया है। आपको बता दें कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल की जीबीएम में यह अहम और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर की अध्यक्षता में जीबीएम हुई, जहां पर डॉक्टर धनखड़ समेत कुल 8 चिकित्सकों का पंजीयन निरस्त किया गया। डॉक्टर धनखड़ के अलावा फर्जी दस्तावेज से नौकरी पर लगे डॉक्टर गणपत चौधरी, एनएमसी में गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले डॉक्टर मोहम्मद साजिद, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर कृष्णा सोनी, डॉक्टर बम्बा रेड्डी, हरिकृष्णा, डॉक्टर जयदीप सिंह, डॉक्टर बलजीत कौर का भी पंजीयन काउंसिल ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
झुंझुनू किडनी कांड में भी कार्रवाई हुई है। तो वहीं जयपुर में चित्रकूट इलाके में फरारी काट रहे 3 शातिर बदमाशों को उनके 4 साथियों के साथ पुलिस ने पकड़ लिया। इन बदमाशों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस का यह मानना है कि ये बदमाश जयपुर में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार के मुताबिक गिरफ्त में आए गोपाल जाट, हरिराम कड़वासरा के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले के अलावा गंभीर आपराधिक वारदातों में 30-30 केस दर्ज हैं। तो वहीं राकेश बादू के खिलाफ हत्या समेत गंभीर अपराध के 13 केस दर्ज हैं। बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। ये तीनों इनामी बदमाश चित्रकूट इलाके के सेक्टर 6 में एक फ्लैट में छुपे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया। एक गोपाल जाखड़ है, एक हरिराम कड़वासर है और एक आत्माराम तरड़ है, जिनको हमने पकड़ के बीकानेर पुलिस को सुपुर्द। ये किसी विषय को लेके आए थे जिसपे अभी पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जिनके यहाँ ये लोग रुके हुए थे। पुलिस ने 151 में उनको भी गिरफ्तार किया है। ये 2 जो हरिराम और गोपाल जाखड़ है, इन पे 30-30 मुकदमे, तो गंभीर आपराधिक प्रकरणों के ये लोग मुलजिम रहे। 25,000 का नाम था, 25,000 का तीनों लोगों के नाम था। उधर चूरू में एक निजी गोल्ड फाइनेंस कंपनी से सोने के कंगन गिरवी रखकर लोन लेना एक युवक को महंगा पड़ गया। इस युवक का यह आरोप है कि लोन राशि ब्याज समेत इसके चुकाने के बावजूद भी कंपनी उसके करीब 1 लाख रुपए की कीमत के सोने के कंगन अब उसे नहीं लौटा रही है। कंपनी की ओर से आए दिन इस युवक को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। अब वार्ड संख्या 42 के युवक सलीम ने एसपी को परिवाद दिया, कानूनी कार्रवाई की मांग की। सलीम ने बताया कि उसने अंशु इंडिया निधि लिमिटेड के भवानी शर्मा से 30,000 रुपए का लोन लिया था, जिसकी एवज में उसने सोने के कंगन गारंटी के रूप में भवानी शर्मा को दिए थे। ब्याज समेत लोन की राशि चुकाने के बावजूद अंशु इंडिया निधि लिमिटेड के भवानी शर्मा की ओर से सोने के कंगन उसे नहीं लौटाए जा रहे। अंशु इंडिया निधि लिमिटेड से गोल्ड लोन लियो 2 साल पहले, मैं मेरा लोन और जो कर दोनों चुकता कर दियो, लेकिन फिर भी वो मैंने गोल्ड गुम दिया अभी तक। तो वहीं जयपुर जिला क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी को लेकर पूर्व कार्यकारिणी ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सचिव डॉक्टर BR सोनी और कोषाध्यक्ष समीर की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें 21 जून को बुलाई गई साधारण सभा की बैठक पर रोक लगाने की मांग की गई। जिला संघ के दोनों पूर्व पदाधिकारियों ने एडहॉक कमेटी के पुनर्गठन पर भी सवाल उठाए और उसमें बदलाव की मांग की। पूर्व सचिव और कोषाध्यक्ष का यह आरोप है कि जयपुर जिला संघ में पिछले करीब 4.5 साल से एडहॉक कमेटी ही कार्य कर रही है। पिछले दिनों एडहॉक कमेटी का पुनर्गठन किया गया, लेकिन इसमें सुरेश कुमार शर्मा और मोहम्मद रफी के रूप में 2 ऐसे सदस्य शामिल किए गए जो जिला संघ के सदस्य ही नहीं है। शुक्ला जी जो हमारे उस टाइम से वो थे इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने क्लियर कट कहा था नहीं 114 पे ही एजीएम होगी और 114 ने ही वोट किया जो हमारे ऑथेंटिकेटेड सदस्य हैं। अब इस एजीएम में अगर बुला के और ये ऑथेंटिकेट कर दें 21 आदमियों को, उनको एक बात। दूसरी बात, इन्होंने क्रिकेटिंग एक्टिविटी कुछ करी नहीं है 3 साल में। जयपुर डिस्ट्रिक्ट बीइंग द मेन डिस्ट्रिक्ट जहाँ 80% राजस्थान की क्रिकेट चलती है, वहाँ कोई हमारे A डिवीजन, B डिवीजन, C डिवीजन